नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। शुरुआत पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज से आज करते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर आज रात 8 बजे अपना फैसला सुना भी सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान के खिलाफ हो सकता है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को गलत बताया। 3 अप्रैल को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को गलत ठहराया था। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि इससे पहले जब स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उन्होंने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकील ने विदेशी साजिश का मुद्दा भी उठाया। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने इमरान से पूछा है कि क्या वो इसके सबूत दे सकते हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी इमरान खान से नाराज है। इमरान खान ने विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए अमेरिका का नाम लिया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कहकर इमरान ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। बड़ा सवाल यह है कि खुद को बचाने के चक्कर में इमरान खान कई गलतियां कर चुके हैं। क्या इमरान खान अपनी ही चाल में फंस गए हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब पाकिस्तान में आगे क्या होगा। इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते समय पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने क्या दलील रखी थी। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इमरान खान ने कैसे अमेरिका का नाम लेकर कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहां दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। इमरान खान की पार्टी के सांसद भी विदेशी साजिश के आरोप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीटीआई सांसद आमिर लियाकत का दावा है कि इमरान ने झूठ बोला है और उनका खत जाली है। खान साहब, आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो।
ट्रायल को जारी खत लिखाया गया वो खत असद साहब से, और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। देश का सवाल आप देख रहे हैं, 5:06 हुए। 8 बजे ये सूत्र बता रहे हैं कि डिसीजन आ सकता है। जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की वो इमरान खान के खिलाफ है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक सज्जनहार साहब है, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। जमीर अली दहतो साहब, पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। हसन दुर्रानी साहब है, पाकिस्तानी पत्रकार, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जमीर अली दहतो साहब, आपके पास आऊंगा। दहतो साहब, ये जो खबर आई है कि 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा, जो ऑब्जर्वेशंस है एज अ जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन साफ इस बात को दर्शा रही है कि जो भी फैसला होगा वो इमरान खान के पक्ष में नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आप याद करें कि 3 अप्रैल को हमने इंडिया न्यूज पे शो किया था और उस दिन भी मैंने कहा था कि इमरान खान के कहने पे डिप्टी स्पीकर ने जो इकदाम उठाया है उसको ना तो सिर्फ अपोजिशन जमाते बल्कि पाकिस्तान में जो गैर जानिब मुबस्सरीन है, कानूनी और आईनी माहिरीन है, वो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि ये सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी। और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा कानूनी रिप्रेजेंटेटिव है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसने उस दिन पहले इस्तीफे का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हुकूमत का ये आखिरी केस है, जब वो लड़ेंगे उसके बाद वो मुस्तफी हो जाएंगे। और आज यही हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जब सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टम पे बुलाया तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो जो इमरान खान हुकूमत की जानिब से कासिम सूरी ने रूलिंग दी है वो उसका दिफा नहीं करेंगे। तो उससे केस बिल्कुल वाज़ेह हो गया। हालांकि इसमें जो अवाम की तवक्को थी वो ये थी कि शायद इतवार वाले दिन जब सोमोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी दिन फैसला आ जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से ये 5 दिन डिले हो गया। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो आज इसमें जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जाहिरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर का एक्ट है वो सारे का सारा गैर कानूनी और गैर आईनी है। अब इसमें बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह है कि इमरान खान के लिए। ठीक है जमीर साहब, आऊंगा इस पर जरा टिप्पणी ले लूं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार साहब भी हैं। अशोक सर, ये बहुत वाजिब था और ये पहले दिन से हमें देखने को मिल रहा था कि टकराव हो सकता है और वही टकराव देखने को मिलेगा। इमरान खान के पास अब क्या रास्ता बचता है? अगर कोर्ट कहती है कि जो अध्यादेश आप लाए और जिन आर्टिकल्स 5 का आपने हवाला दिया वो गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो क्या ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को और बढ़ावा देगा? क्योंकि लग नहीं रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा जो फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का। अभी जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने ये कहा है जो कुछ डिप्टी स्पीकर साहब ने किया है वो गलत था, वो अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसके बिल्कुल ही विरुद्ध था। ये तो उन्होंने कहा है, परंतु उन्होंने कहा अब आगे क्या किया जाए। अब देखिए, पाकिस्तान में हमने देखा है हमेशा, चाहे फैसलों को गलत भी ठहराया गया हो, परंतु फिर भी जैसे वो कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जो भाई क्या क्या जरूरी है। अब उन्होंने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है जी, जो हमें देश के फायदे के लिए आगे क्या करना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं, जो देखिए अब इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, 90 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं, अब इलेक्शन को होने दिया जाए। तो मेरे विचार से ये देखिए बिल्कुल मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच होगी। जो अब ठीक है, आपने जो वो फैसला दिया वो तो गलत फैसला था बिल्कुल, परंतु हम अब क्योंकि इतने दिन हो गए हैं तो हम उसको अब नहीं वो रिट्रैक्ट करते हैं, नहीं रिवर्ट करते हैं। आप चलते रहिए, इलेक्शन जो होता है तो इसीलिए वो अपने आप को भी देखिए, जुडिशरी भी वहां काफी पाकिस्तान में ये देखा गया है बहुत केसेस में। सर एक छोटा सा कमेंट अशोक सर आपसे, और जो अमेरिका के खिलाफ एक लाइन ली इमरान खान ने,
उस लाइन से हमने जैसा कि बताया भी, जो विदेश मंत्रालय है वो भी परेशान है, सेना भी परेशान है, उसको भी स्पष्टीकरण देना पड़ा है। लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस फॉरेन पॉलिसी को लेकर अमेरिका के खिलाफ बयान देने पर पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, भुगतना पड़ सकता है। देखिए, परंतु मैं एक बात ये भी कहूंगा इसमें, जो अमेरिका को ये भी पता था जब तालिबान को सहायता दी जा रही थी, ओसामा बिन लादेन को अपने यहां पर रखा गया, 20 साल तक तालिबान को वो सहायता देते रहे, उससे पहले वो न्यूक्लियर वेपन्स भी अपना डेवलप कर रहे थे, ये सब कुछ अमेरिका को मालूम था। पर अमेरिका की अपनी जो सोच है, जो भाई हमें पाकिस्तान की किसी तरीके से जरूरत है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये मुल्क है, इसके अगर वो विरुद्ध करेंगे तो जो और इस्लामिक नेशंस हैं वो हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, तो पता नहीं कैसी उनकी कन्वोल्यूटेड थिंकिंग रहती है। क्योंकि अगर कोई राइट थिंकिंग इंडिविजुअल या कोई ऐसा सोसाइटी या नेशन हो तो वो ये समझेगा जो ठीक है, पाकिस्तान हमारे हितों के विरुद्ध काम कर रहा है, तालिबान को ऐसे सहायता दे रहा है। वो एक प्रॉफिट का सौदा अमेरिका हमेशा देखता है और वो प्रॉफिट पाकिस्तान से हमेशा मिलता रहा है। ठीक है सर, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर के पास चलेंगे। बख्शी सर, पाकिस्तान में कुछ भी आप इमेजिन करिए, घटनाक्रम हो, फ्यूचर हो, वो बिना सेना के सोचना समझना थोड़ा गलत होगा। सेना कहां है? सेना ने बार बार ये दावा किया कि जो ऑनगोइंग क्राइसिस है हमारा लेना देना नहीं है। हालांकि जो इमरान खान ने अमेरिका पर लाइन ली, उससे बाजवा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, उन्होंने एक अलग लाइन ली। कोर्ट में भी जो मामला है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी आर्मी से अलग जाकर बहुत ज्यादा लाइन नहीं लेते हैं इस टाइप के फैसले पर। सेना का मोटो क्या है इस वक्त पाकिस्तान में? बख्शी सर। देखिए, आपको अगर पाकिस्तान का बैकग्राउंड आपको पता है, सेना की जो हुकूमत है उसी से पाकिस्तान चलता है। 90% टाइम जो पाकिस्तान ने निकाला है वो सेना की हुकूमत के अंदर ही निकाला है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो सेना के एक किस्म से इशारों पे चलता है। इमरान खान को तो उन्होंने सेना ने ही लगाया था। और दूसरी बात यह है, सेना पाकिस्तान में हर वक्त सत्ता में रहना चाहेगी, क्योंकि सेना की एक्सेप्टेंस पाकिस्तान की पब्लिक को काफी हद तक होती है। अगर जहां पे ऑपोजिशन भी होती है, पाकिस्तान का जो नेचुरल जो सोसाइटी है, जो रूरल सोसाइटी है, उसको पाकिस्तान की आर्मी की एक्सेप्टेंस है। और दूसरी बात बताता हूं, अमेरिका चाहता है कि सेना यहीं रहे, क्योंकि आर्मामेंट लॉबी बड़ी खुश होती है। सेना जितना आर्मामेंट लेती है, आप 1964 से देख लीजिए, उससे पहले भी देख लीजिए, सारे के सारे वेपन सिस्टम्स अमेरिकन थे अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट, आते चले गए। और जितने भी वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे अमेरिकन के तबके थे। अमेरिका की जो आर्मामेंट लॉबी है वो बड़ी खुश होती है सेना से, सेना बड़ी खुश है। वो जितने सैनिक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो 15-15 बार अमेरिका जाते हैं, वो सब बड़े खुश हैं। ये इनकी आपस की सांठगांठ है, और इसीलिए सेना को वो मदद करते हैं। आप अपनी प्राइम मिनिस्टर की लॉबी बनाइए, वो लॉबी बनाते हैं। सर, अगर प्राइम मिनिस्टर, मैं एक चीज बहुत स्पेसिफिक है, हाँ, मैं एक चीज बहुत स्पेसिफिक आपसे समझना चाहता हूं। जब ये क्राइसिस हुई तो सेना बहुत बैकड्रॉप में रही, मतलब पर्दे के पीछे रही, आगे नहीं आई। पहला, इस क्राइसिस का फायदा क्या सेना भी आने वाले दिनों में उठा सकती है तख्ता पलट करने में? बिल्कुल, सेना ही उठाएगी। और सेना ने एक सबक सीख लिया है, घोड़े पे नहीं बैठना, पर घोड़े की लगाम का कंट्रोल रखनी है। वो जियाउल हक का जमाना चला गया, या मुशर्रफ वगैरह, उन्होंने सबने देख लिया कि अगर आप हुकूमत में बैठते हो तो आप जवाबदारी बनते हो। आपको जवाबदारी भी नहीं देनी और आपको हुकूमत भी करनी है। बाजवा का यह तरीका है, फॉर्मूला है, बेस्ट है। ये तरीका बिल्कुल उनको बहुत आता है, और सारे कोर कमांडर्स को, जितने सेना के अधिकारी हैं, वो बड़े खुश हैं इसमें कि उनका पपेट गवर्नमेंट चलती रहे, उनका काम होता रहे। ये जो, और मैं जहां तक मेरी समझ है, मैं अभी भी कहता हूं, सेना डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आएगी, सेना कंट्रोल में करती रहेगी विदाउट अपीयरिंग ऑन द सीन। ठीक है, आप देख लीजिए, मतलब वो मुशर्रफ वाला जमाना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, पीछे से रिमोट कंट्रोल हाथ में रहेगा। बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल हाथ में ही रखेंगे वो लोग, और इसी से अमेरिकन लॉबी खुश है। पर अब बात सारी है, चाइना भी बीच में आ गया है। अमेरिका को
जैसे कि अभी एम्बेसडर सज्जनहार बोल रहे थे, उस समय लॉबी, अमेरिकन लॉबी बड़ी तगड़ी थी, क्योंकि रशियंस को निकालना था। रशियंस को निकालने के लिए तालिबान को क्रिएट करना था। सारा अमेरिका ने मदद करी, ओसामा बिन लादेन से लेकर जितने लोग हैं सबकी मदद हुई, सब वहां पे आए, सब उन्होंने बिल्कुल अमेरिका के हाथ में खेल खेला। अब जो बात बनती है, चाइना की बीच में बात आ गई, अब शायद चाइना भी ढीला पड़ने लगा है, इसलिए अमेरिका ये क्यों हुआ है, ये भी सर समझना है। हसन दुरानी साहब है, सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ। हसन जी, ये तो बिल्कुल क्लियरिटी है कि 8 बजे आज जजमेंट आएगा, या आज भी उम्मीद है कि कोई अगली डेट लग जाएगी पाकिस्तान के भविष्य को लेकर? दुरानी साहब। हसन दुरानी जी, मैं पूछ रहा हूं, आज 8 बजे तय है कि फैसला आएगा, या आज भी पाकिस्तान के भविष्य को लेकर कोई अगली डेट लग सकती है? ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ कोचर साहब भी जुड़ गए हैं, और एक बार कोचर जी के पास चलते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी हैं। कोचर जी, हम 2-3 पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। पहला सेना, दूसरा कोर्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पर, तीसरा पोजीशनिंग ऑफ पाकिस्तान। मॉस्को गए थे इमरान खान मिलने जब तनाव था, यहां आकर अमेरिका को कहते हैं कि हमको गिराना चाहता है। चीन पूरी पिक्चर से आपको गायब दिख रहा है। किस तरफ फॉरेन पॉलिसी जा रही पाकिस्तान? देखिए, चीन पिक्चर में है, और जो लोग समझते हैं कि चीन पिक्चर से अलग हो गया है जी, उनको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, बिकॉज चीन का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो एक परमानेंट इंटरेस्ट है, और पीओके में गिलजित बल्किस्तान में चीन ने अपने मिसाइल बेसिस भी लगा रखे, चीन के हवाई जहाज भी वहां पे हैं। ये सारी जानकारी हमारे इंटेलिजेंस को है। तो चीन तो आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में एक मजबूत पकड़ लेके अपना बैठा है। सीपैक का भी राजन सर, मुझे क्योंकि याद है, आप देखिए जब नेपाल में इस तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस थी, तो जो चाइनीज काउंटर पार्ट था वो बहुत विजिबल हमें दिख रहा था, बाकायदा जा रहा था, मुलाकात कर रहा था, मैनेज कर रहा था। ये तस्वीरें हमारे जहन में हैं आज। ऐसा कुछ हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। तो ये आपने इसलिए नहीं देखा बिकॉज एक चीन वर्ल्ड को अभी ये दिखाना नहीं चाह रहा है कि वो पाकिस्तान में हर एक चीज कंट्रोल कर रहा है, वो बिहाइंड द सीन। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान को जो आर्मी चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 2 बार मिला था एक हफ्ते के अंदर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले, और 3 उसने ऑप्शंस इमरान खान को दिए थे। पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर में आया भी हुआ है, और उसमें एक था कि इसको या तो आप रिजाइन करो, या तो आप इलेक्शंस करो, और या तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करो। तो ये जितनी भी प्रतिक्रिया हमने इसको देखी है पाकिस्तान में होते हुए, फौज एक बैकडोर से काम कर रही थी, और फौज की टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही इमरान खान काम कर रहा। तो और ये कोर्ट ने अभी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें वो लेटर पेश किया गया था, और उसमें 3 फौज के नुमाइंदे भी थे उसको प्रेजेंट, वो कोर्ट ने उसको मांगा है, उसके मिनट्स मांगे हैं। तो ये सारी चीजें कोर्ट के फैसले में आएंगी, और मैं सज्जनहार साहब से सहमत हूं कि कोर्ट एक ऐसा फैसला नहीं लेगी कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन दोबारा से करें, बिकॉज पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। तो अभी कोर्ट ने अपना फैसला डिले भी किया है, और इसकी वजह डिले की ये है कि जो प्रेसिडेंट ने हुक्म किया इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कीजिए, उसकी प्रतिक्रिया में जो टाइम लगता है, इसलिए कोर्ट ने भी अपना इतनी जल्दबाजी नहीं की है। अब कोर्ट के पास एक रीजन हो जाएगा इसको बोलने का कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इसके प्रोसेस में है,
और गवर्नमेंट का जो भी इलेक्शंस होना है एक मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट वो फैसला देगा जो पाकिस्तान के आवाम के हित में होगा, ऐसा एक बैलेंस फैसला आप एक्सपेक्ट आप करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमारे साथ पाकिस्तान से दुरानी जी, दुरानी आवाज आ रही है आपको? नहीं जा रही, कोई बात नहीं। एक बार अशोक सर के पास चलेंगे, लेकिन अशोक सर से पहले एक बार हम वापस जमीर अली दहतो जी के पास आते हैं। जमीर जी, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी, अगर अंदर की कुछ मालूमात हो या प्रोसीडिंग्स हो, किन किन चीजों पे हमने जो मोटी मोटी चीजें थी जो दिखा दी, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान दो चीजें बड़ी काबिल गौर थी, जिसमें पहली जो चीज थी वो तो ये थी कि चीफ जस्टिस ने बिलाखिर ये मान लिया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गलत है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि जी आप तो पहले इलेक्शन में जाने की बात कर रहे थे, अब आप इलेक्शन में जाने की बात क्यों नहीं कर रहे? तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि आईन और कानून की बालादस्ती और नजरिया जरूरत के तहत कोई फैसला ना आए। उसके बाद इसी कोर्ट ने फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को बुलाया और बिलावल भुट्टो से भी उन्होंने यही बात की कि आप क्या चाहते हैं, क्या इसका हल निकाला जाए। तो चीफ जस्टिस ने जहां पर यह वाज़ेह तौर पे कहा कि जी बादियो नजर में जो डिप्टी स्पीकर का एक्ट था वो गलत था, गैर कानूनी था, उसके साथ साथ उन्होंने कहा अब ये देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कोर्ट इस सारे मामले में किस तरह से जाती है। दूसरी बात है कि मैं क्लियर कर दूं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको जरा समझने में आसानी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर की जो जानिब से लिखा गया खत था उनको खत वापस लिख दिया और कहा है कि 7 माह से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। उसके बहुत सारे कानूनी रीजन है, क्योंकि एक तो जो इलेक्शन में तरमीम का बिल था वो पार्लियामेंट के पास मौजूद था, दूसरा जो डीलिमिटेशन थी, क्योंकि आपको पता है कि फाटा और पाटा के जो इलाके पहले अलग हुआ करते थे वो अब उनको प्रॉपर जो सेटल्ड एरिया है उसमें शामिल कर दिया गया, यानी खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया। तो वहां पर नेशनल असेंबली की और सूबाई असेंबली की जो सीट्स हैं उसके हवाले से लिमिटेशन जो है वो जरूरी है। इसके अलावा एक और तीसरा काम है जो कि बड़ा अहम है, पाकिस्तान में जो चारों असेंबलियां, सूबाई असेंबलियां वो अभी तक बरकरार है। अब पहली बार ऐसा होगा कि कौमी असेंबली में इलेक्शन हो रहे होंगे और सूबाई असेंबलियां जो अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। तो इस सारे ठीक है दहतो साहब, आऊंगा एक बार अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक सर, हिंदुस्तान के लिए मुफीद क्या है? इमरान कंटिन्यू करें, शहबाज कुर्सी पर आ जाए, मिलिट्री, या फिर चुनाव? हिंदुस्तान के लिए सबसे सूदिंग क्या चीज है जो इस वक्त पाकिस्तान में घटनाक्रम है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ये एक तो बात बता दूं, जो इमरान खान जब आए थे और उन्होंने कहा था जो नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये तो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो बता सकते हैं जो कैसा उन्होंने नया पाकिस्तान बनाया है, किस प्रकार का। पर अगर नया पाकिस्तान बनाया होता तो ऐसा हश्र नहीं होता। दूसरा है, उन्होंने जो भी अपने विदेशी मामले हैं, विदेशी जो उनके संबंध हैं दूसरे देशों के साथ, उनका एकदम उन्होंने जिसे कहा जाए, एक अपना भाषा में कहा, एकदम उसका सत्यानाश कर दिया है। आई डोंट वांट टू यूज एनी अदर स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन देन दैट। बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। भारत के विरुद्ध उन्होंने एक ये उठाया था, जो मैं कश्मीर का मुद्दा ऐसे उठाऊंगा पूरी दुनिया में जैसे किसी ने नहीं उठाया। अगस्त 5, 2019 के बाद, उसी के से पहले वो आए थे वहां पर, वो गए वहां पर यूएन जनरल असेंबली में, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, सब जगह वो बोलते रहे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सऊदी अरेबिया को कहा, यूएई को कहा, ओआईसी की एक मीटिंग कराइए, उन्होंने कहा नहीं कराएंगे। उन्होंने सुषमा स्वराज जी को वहां पर ओआईसी ने इनवाइट कर लिया। पाकिस्तान ने कहा आप उनको इनवाइट करेंगे तो हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा आप नहीं आते हैं, बताइए। तो देखिए, मैं ये कहूंगा जो इमरान खान ने किया है, मतलब उनका तरीका ही कुछ नहीं रहा है। अगर कोई भी आता है, मेरे विचार से सब्सटेंटिवली भारत के उनके संबंध, अगर जब तक वहां पर आर्मी की पकड़ रहेगी, जैसे हमारे और पैनलिस्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे, जब तक आर्मी की पकड़ रहेगी, और अभी ऐसा नहीं लगता है जो आर्मी की पकड़ कहीं पर जाने वाली है। हालांकि इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में बहुत ही वो डिस्प्यूट्स आ गए हों, फैज हमीद को लेकर, आईएसआई चीफ को लेकर, वगैरह वगैरह,
परंतु आर्मी तो वहां पर बिल्कुल ही रहेगी, कायम रहेगी। और इसीलिए अगर आर्मी का वहां पर दबदबा बना रहता है तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी आए, उनका स्टाइल अलग हो सकता है। शहबाज शरीफ का, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे जानते हैं सब कुछ, वो बातचीत वगैरह अच्छी करेंगे। जिस प्रकार की वाहियात बेहुदा बातें करते हैं इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, शायद वो ना करें, परंतु जो भी उनका रवैया है भारत के विरुद्ध, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान का बना रहेगा। ठीक है, जब तक कि मतलब सर आपका ये बहुत क्लियरिटी है माइंड में आपके अशोक सर की सरकार कोई भी आ जाए, वो जो एक बैकड्रॉप में एक रोल है वहां की सेना का, वो वैसा ही रहेगा कोई भी आ जाए। जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूं। जो हमारे यहाँ पर हमारे पर्टिकुलरली हमारा मीडिया बहुत एक्साइट हो जाता है जब अभी इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कह दिया, जो हाँ साहब बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है वगैरह। ठीक है, हमारे यहाँ पर सर आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आप सभी मेहमानों को सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। वापस आएंगे आपके साथ और समझेंगे कि आखिर 8 बजे के बाद पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियां, वापस अपने पैनल पर चलते हैं, प्रफुल्ल सर के पास चलते हैं। प्रफुल्ल सर, एक तरफ हम पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं पिछले 10 दिन से, पिछले 4 दिन से हम श्रीलंका भी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक डिस्कशन है। तो जो सब कॉन्टिनेंट है वहां ऑल इज वेल नहीं है। आप देखिए क्राइसिस है, और अभी तो सिर्फ हमको पॉलिटिकल क्राइसिस दिख रही है पाकिस्तान में। इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डेप्थ है पाकिस्तान का वो श्रीलंका से कहीं कमजोर नहीं है। बख्शी सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी मैं जब बोल रहा था कि इस समय चाइना चुप है, क्यों चाइना चुप है? कि अभी वो अपहीवल देख रहा है और देख रहा है कि किस तरह कूट किस करवट बैठता है। चाइना ने $100 बिलियन लगाए हुए हैं सीपीईसी में, चाइना की, और इतनी आर्म सप्लाई अब चाइना की शुरू हो गई है। सारे मेन वेपन सिस्टम्स चाइना के हैं जो पाकिस्तान के पास में हैं। रशियन ओरिजिन के बेशक हों, रिवर्स इंजीनियर के हैं, पर है सारे चाइनीज ओरिजिन। चाइना बड़ा, उसने पाकिस्तान को डेट में डाला है, श्रीलंका को डेट में डाला है। अगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछें तो वो बांग्लादेश के बारे में भी बता देंगे आपको, और बाकी कंट्रीज के बारे में। इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस इस रीजन में होगी और उसके बाद सिक्योरिटी क्राइसिस फैलेगी। अमेरिका इसी बात से चिंतित है, और इसी बात से चिंतित है कि वो अमेरिका, वो पाकिस्तान अब बिल्कुल चाइनीज के शिकंजे में ना आ जाए। मेन कोर कमांडर्स रिटायर होकर तो जॉब मिलता है उनको सीपीईसी में, जनरल मैनेजरशिप का। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, चाइना बिल्कुल आड़ लगाए बैठा है। चाइना हमारे लद्दाख बॉर्डर पे है, चाइना पीओके में है, और जैसे अभी जनरल साहब बोल रहे थे, उनके एयरक्राफ्ट और बिल्कुल गिलगित हुंसा हर जगह देखे जा रहे हैं। 2 साल 2.5 साल हो गए, उनके F-22 देखे जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो आज इस बात को दर्शाते हैं कि चाइना चुपचाप नहीं बैठा है। उसने वन कंटिन्यूअस फ्रंट बना के इंडिया को घेर लिया है, इस साइड से पीओके से लेकर लद्दाख तक। और इस समय श्रीलंका में प्रॉब्लम है, चाइना वहां पे भी खेल खेल रहा है। सी और साउथ चाइना सी में चाइना अपना खेल ठीक है सर, आप रुकूंगा। दुरानी जी, हसन दुरानी जी, आवाज मिल रही है दुरानी सर आपको मेरी? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। आ रही है सर। शुरुआत में कोशिश करी थी, आवाज नहीं पहुंच रही थी। पाकिस्तान की आवाम की आवाज क्या है? हमने देखा कई आता है, जो इमरान खान के साथ लोग खड़े थे आज उनके विरोध में खड़े हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 8 बजे आएगा, तो ये जो क्राइसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्या ये 8 बजे माने की खत्म हो जाएगी या ये और एस्केलेट होगी 8 बजे के बाद? देखिए जी, आपने 2 मुझसे सवाल पूछे हैं। पहला सवाल आपने पूछा कि क्या इमरान खान साहब के साथ लोग मौजूद हैं या जो पहले खड़े थे वो अब उनसे हटना शुरू हो गए। तो देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे एक तकरीबन को 70 से 80 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि अगर आप पिछले 70 साल की अगर पाकिस्तान की तारीख निकाल के चेक कर ले तो वो किसी ना किसी तरह से वो हुकूमत के अंदर शामिल होते हैं, हर हुकूमत के अंदर शामिल होते हैं। और इस दफा भी ऐसा हुआ था कि क्योंकि एक हवा बन चुकी थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक पावर में आ रहे हैं या वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के उसमें पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, तो ये लोग जो थे वो उनके साथ इकट्ठा होना शुरू हुए। और अब जब उन्होंने ये देखा है कि पिछले 3-3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब की जो मैनेजमेंट थी या चीजों को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है या है ही नहीं थी,
तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो थे उनको छोड़ के उन्होंने जाना शुरू कर दिया। रोकूंगा हसन साहब, जो आप दूसरी बात यहां तक की स्टोरी जो आपने हसन साहब बताई, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन यहां की स्टोरी के बाद एक दूसरी स्टोरी है। लोग नाराज थे, हटाना चाहते थे, लेकिन जब इमरान खान ने कहना शुरू किया कि अमेरिका हमको हटाना चाहता है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, तो लोग जो वहां बैठे हैं, क्या कोई सिंपैथी डेवलप करी है? इसीलिए इमरान कह रहे हैं चुनाव कराइए, कह रहे हैं अमेरिका परस्त नहीं हूं मैं, उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हूं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या ये जो सिचुएशन 6 दिन में इमरान खान ने तैयार करी है अमेरिका को बीच में लाके, क्या उससे राजनीतिक हालात इमरान के पक्ष में हुए हैं? सर आप मेरी बात यहां सुने, खान साहब ने एक पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की है। देखिए पाकिस्तान हो या इंडिया हो या इस तरह के जो दूसरे ममालिक हैं, ये ज्यादातर ये कहीं ऐसी जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क होता है उनके उसके जो मुताबिक बात करते हैं या उसके मुताबिक बात करते हैं और अपने लोगों का सेंटीमेंट को है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने जब ये देखा कि 3-3.5 साल तकरीबन पौने 4 साल के अरसे में जब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही चीज रह गई थी कि वो किसी किस्म का पॉलिटिकल स्टंट खेलते। और वो पॉलिटिकल स्टंट जो था उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर ये जो तहरीक है, आपको कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बार कोचर सर के पास चलते हैं। राजन कोचर सर, पोजिशनिंग देशों की, राष्ट्र अध्यक्षों की चेंज हो रही है। देखिए यूक्रेन और रूस का जो कन्फ्रंटेशन है उससे काफी ज्यादा पोजिशनिंग चेंज हुई है। ये चेंज का समय, लोग अलग हो रहे हैं, यूएनजीए में भी आज सवाल लगा है। इस वक्त पर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, कहीं इसका फायदा चीन तो नहीं उठा रहा और भारत के खिलाफ, क्योंकि लगातार एक प्लेटफॉर्म जो चीन को मिलता है वो पाकिस्तान के थ्रू ही मिलता है। आज अस्थिरता है पाकिस्तान के अंदर, पहला। दूसरा, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, क्या उसका फायदा चीन तो नहीं उठाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल उठाएगा। आपकी ये बिल्कुल एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। और जो श्रीलंका का हशर आप देख रहे हो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, पर मैं आपको इतना बता सकता हूं एनालिसिस करके कि विद इन 1 ईयर पाकिस्तान का वही हशर होने वाला है। और अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में अपना सुधार नहीं लाएगा, अपना टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तो पाकिस्तान का यही हाल होने वाला है। और प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये रही है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल इश्यूज की तरफ फोकस नहीं करता है, वो जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रिक या और अपने जो है दूसरे आउटवर्डली जाता है। तो वो जब तक पाकिस्तान अपना इंटरनल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को सुधारेगा नहीं और चाइना उसका कंटिन्यूसली फायदा उठाता रहेगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का आज की डेट में $20 बिलियन है, जिस कंट्री के पूरी डेफिसिट फाइनेंसिंग पे श्रीलंका ही वाला हाल है। मैं साफ कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। अशोक सर कुछ ऐड करिए। जो हाल श्रीलंका का है आज, जो मदद हो सकती है भारत कर रहा है पड़ोसी मुल्क के नाते, लेकिन जो इंटरनल हालात हैं पाकिस्तान के, एक्सट्रीमिस्ट लॉबी है, वहां की अस्थिरता है, डेफिसिट है, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे चाहे सरकार किसी की भी हो श्रीलंका बनने में पाकिस्तान को। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर कम से कम श्रीलंका में जो इलेक्शंस होते हैं वो तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जाता। दूसरा है वहां पर आर्मी का इतना कंट्रोल नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है। आपने देखा है पाकिस्तान में वहां पर सरकार कोई भी हो, परंतु जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, वो सारी आर्मी के पास होती है। इसीलिए जो मैं सहमत हूं जो जनरल कोचर साहब ने कहा अभी, और इसीलिए मैं ये कहूंगा जो चीन बिल्कुल अपने को थोड़ा तटस्थ किए हुआ है, क्योंकि वो देखना चाहता है। आपने ये जो तुलना की थी बहुत अच्छी की थी। जो नेपाल में देखिए चीन कितना हाइपर एक्टिव था, वहां पर उनकी जो एम्बेसडर थी सबसे जाकर ऊपर प्रेसिडेंट से भी मिल रही है वगैरह वगैरह। यहाँ पर चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। उसने इमरान खान के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो कहता है केवल उसको मालूम है जो सारी जो पावर है वो आर्मी के हाथ में है, और उसको अगर चाहे बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक का चाहिए, अगर उसमें वहां पर कंट्रोल करना है तो उसको आर्मी की जरूरत है। और उससे अब पता चल गया है जो आर्मी और इमरान खान में बहुत ही जो रिश्ता है उसमें बहुत ही वराश आ गई है, उसमें बहुत
फिशर्स आ गए हैं। ठीक है इसीलिए बख्शी सर, एक कमेंट, क्योंकि वर्ल्ड पटल पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमरान की तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हो सकता है कुर्सी चली जाए, लेकिन ये शख्स अमेरिका के बैरिकेड को क्रॉस किया, मॉस्को गया और अपनी बात रखी और खुलेआम अमेरिका की खिलाफत कर रहा है। तो एक वर्ग ऐसा भी जो मानता है कि ये खुली सोच का आदमी है। हालांकि कश्मीर पर खुली सोच नहीं थी, पड़ोसी मुल्क खुली सोच नहीं थी, लेकिन एक ही पॉइंट है जिस पर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में लोग मानते हैं कि हां, अमेरिका से इसने आंख में आंख डालकर बात की और कहा कि आप हमारे मुल्क में इंटरफियर कर रहे हैं। ये बिल्कुल किया उसने, क्योंकि उसने देख लिया है कि जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ रशिया खड़ा है और चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर सकता कि वो इस समय अमेरिका के तरफ बात कर लेता। इसीलिए वो रशिया के पास गया और उसको यह भी पता है कि अगर रशिया और चाइना और तगड़े आपस में क्लोज आए तो उसका बड़ा फायदा है अगेंस्ट इंडिया। तो वो तो चाहता ही है और इसीलिए वो और क्लोज गया और उसने, लेकिन चूक हुई, चल गया कि मॉस्को गए और कुर्सी चली गई, चूक हुई। वक्त कम है, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप देश का सवाल में आए और आज हमने समझने की कोशिश करी कि भविष्य क्या होने जा रहा है। रात 8 बजे बड़ा फैसला आएगा और वो बताएगा कि पाकिस्तान का आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या हो। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।